आपकी बार किसकी सरकार में लगातार आपके सामने पत्रकारों का आकलन हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि आखिरकार किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्या वजह रही हैं। सतीश पेडनेकर जी के बारे में आई एक छोटी सी जानकारी आपके सामने और फिर उनकी राय। सतीश पेडनेकर ने 35 साल तक देश को एक पत्रकार के चश्मे से देखा है और इतने तजुर्बे के बाद राजनीतिक उठापटक पर इनकी टिप्पणी अहम होती है। सतीश पेडनेकर 25 साल तक जनसत्ता के साथ जुड़े रहे। शुरुआती दिनों में वो 5 जन्य के साथ जुड़े। इसके अलावा वो टीवी न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस के साथ भी रहे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी और संपादित की हैं। तो आइए पेडनेकर जी, सबसे पहला सवाल, कितनी सीटें किस गठबंधन को, क्या है आपका आकलन? मेरे हिसाब से जो है, मैंने 300 सीटें एनडीए को दी हैं जी, और लगभग 110 के बीच में यूपीए गठबंधन को, यूपीए को जी। और बाकी जो है तीसरा मोर्चा या बाकी अन्य लोगों को, यानी 125 से 100 सीटें आपने अन्य को दी हैं। और इसमें 300 में अगर मैं पूछूं आपसे कि बीजेपी खुद के दम पर मतलब 372 का आंकड़ा तो नहीं पार करती दिख रही है आपको? हाँ, नहीं, अभी तो नहीं लगता है। और इसमें घटक दल जो है उनके कितना, बीजेपी कहाँ के ठहरेगी आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि 250 से 250 के, 250 के आसपास, 250 के आसपास। लेकिन क्या ये बीजेपी के लिए अच्छा होगा, शुभ संकेत तो होगा अगर आप मानते हैं कि 250 के आसपास आकर बीजेपी टिक जाती है? तकरीबन 30 सीट का नुकसान होता है 2014 के मुकाबले। लेकिन क्या ये बीजेपी के परफॉर्मेंस पर एक क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि भाई नहीं, क्वेश्चन मार्क है। दरअसल ये तो मानकर चलना चाहिए कि पहले जैसी लहर जी इस बार नहीं है, और इसके लिए बहुत हद तक मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है उसके लिए लोग उनको बुरा बहुमत दे दें, ऐसा मुझे नहीं लगता। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो, मतलब ये जो सीट हैं 30-40 जो कम रह जाएंगी, आपको क्या लगता है कि कौन से मेजर फैक्टर रहे? मोदी सरकार की खुद की गलतियां, डिलीवर ना कर पाना, या फिर विपक्ष ने जो इमेज उनकी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की उसमें कुछ हद तक डेंट मारने में वो कामयाब रहे? नहीं, मुझे लगता है कि गलतियां भी हैं और बहुत सारी चीजों को वो डिलीवर भी नहीं कर पाए। जैसे राष्ट्रवाद का मुद्दा है जी, ये उनका इस समय प्रमुख मुद्दा है एक तरह से, लेकिन अगर आप उसे देखें तो राष्ट्रवाद का मुद्दा क्या है? या उनकी अपनी गलतियों का पुलिंदा है। जैसे पुलवामा में जो अटैक हुआ जी, उससे पहले उनके पास में सारी गुप्तचर जानकारियां थी कि जो है हमला होगा, पर आप नहीं रोक पाए। और बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में कोई नहीं मरा हुआ दिखाई देता। तो जिस मुद्दों को लेकर वो राष्ट्रवाद का मुद्दा बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल उसके विपरीत बात करती है। किसके? जो आपकी राय है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि बालाकोट में दिखाने की क्या आवश्यकता है, वहां तो इतने मार दिए कि लाशें लोग नहीं गिन पा रहे थे। और आप सेना से सबूत मांगते, सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बात बताऊं, एक ऑस्ट्रेलियन पोर्टल था जी, जिसने तो बताया था पूरा ग्राफिक दिखाकर कि सारे बम जो मुख्य जगह है वहां से 2 किलोमीटर दूरी पर पड़े, और कोई भी आज तक एक भी जो है उसके बारे में फोटो नहीं दिखा पाया। लेकिन अगर आपकी इसी बात को जरा समझते हो पाशने जी, राष्ट्रवाद कोई मुद्दा ही नहीं है और ये दरअसल मोदी सरकार की विफलताओं को छुपाने का सबसे बड़ा ढोंग है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है पेडनेकर जी का। देखिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने पूर्ण बहुमत लोकसभा में हासिल किया था जी, तो गार्डियन अखबार ने एक एडिटोरियल 2 दिन बाद लिखा था। उसने ये लिखा था कि भारत से पहली बार अंग्रेज चले गए और भारतीयों का शासन आ गया। ये गार्डियन का एडिटोरियल है जो आप उसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं जी। और नरेंद्र मोदी भारतीयता की पहचान सिंबल के रूप में उभरे। उन्होंने जो इश्यूज 2013 में, जब उनको गोवा में 2013 के एंड में जब गोवा में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, और गुजरात में भी डेवलपमेंट के साथ जो प्लैंक उन्होंने लिया, वो भारतीयता, नेशनलिज्म जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत से मुद्दे आते हैं। वो कोई वेग वर्ड नहीं है। और कोई नेशनलिज्म को आप क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में भाजपा जिन मुद्दों पे लड़ रही है, क्या वो नेशनलिज्म नहीं है? तो एक नेशनलिस्ट पार्टी है, वो भी बंगाली अस्मिता के बारे में खड़ी थी। आप 2011 के तृणमूल को देखिए, वो बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर चुनाव जीत कर आई। अगर आप डीएमके की बात करें तो वो भी तमिल अस्मिता की बात करते हैं। नहीं, बंगाली अस्मिता भारत की अस्मिता के अंदर है या बाहर है?
लेकिन ये तभी क्यों याद आई? नहीं चलिए अगर मैं मान लूं कुछ है क्या? नहीं लेकिन अगर ये तो हर रीजन में अलग अलग होता है। भारत की अस्मिता तो फिर भारत ही नहीं है। अगर भारत की कोई अस्मिता नहीं है तो भारत ही नहीं है। अस्मिता क्या है उसमें, आप ये बताइए ना। भारत की कोई आइडेंटिटी है या नहीं है दुनिया में? जैसे इंग्लैंड की है या इटली की है या फ्रांस की है, भारत की कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सतीश जी की का जो तर्क है जी, उस तर्क में दम है। बालाकोट जो हुआ, पुलवामा में जो हुआ, वो हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर था। हमको खबर थी, हम उसको रोक नहीं ये पाए। पता नहीं कहाँ से पहले डाटा आ रहा है। नहीं, तो इंटेलिजेंस मतलब एजेंसियों का अब है। ये इंटेलिजेंस का डाटा सबको पता है, इंटेलिजेंस को नहीं पता। ऑफिशियल हाउ कैन इट बी? हाउ कैन इट बी? एक मिनट दूसरी चीज जी, इससे पहले उड़ी पर जैसा हमला हुआ, शायद हमारे किसी सैनिक ठिकाने पर इतना नुकसान हुआ पहले कभी नहीं हुआ था। आप याद कीजिए बडगाम पर जो आर्मी कैंप था जिसमें हमारे मेजर पुरुषोत्तम का निधन हुआ था, शहीद हुए थे, वो भी एक बहुत बड़ा हमला था। 15 कोर के हेडक्वार्टर पर इस तरह का हमला बहुत बड़ा। ऐसे हमले हुए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हमले हुए। उड़ी हुआ जी, उड़ी के पहले पठानकोट हुआ। पठानकोट में आपने पाकिस्तान के आज तक कभी नहीं ऐसे हुआ कि पठानकोट में पाकिस्तानी फौज के आईएसआई के लोगों को इजाजत दे दी हो आपके सीक्रेट ठिकाने पर, आपके एक रक्षा के नजरिए से बहुत संवेदनशील ठिकाने पर। आप जैसे ही पदभार ग्रहण करते हैं, बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं। मनमोहन सिंह 10 वर्ष नहीं गए जी। लेकिन इसी बात पे उपासना जी, आपका जो राष्ट्रवाद की आपने बात कही है ना, मुझे ये बता दीजिए कि राष्ट्रवाद पुलवामा के बाद ही क्यों याद आया? अगर वाकई में एक भारतीय की सरकार आई थी और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर आई थी, तो ये राष्ट्रवाद का जो राग अलापना शुरू हुआ पुलवामा के बाद पुरजोर तरीके से, ये 5 साल से उसी तरह से करते हैं। अजीब सी बात है, लोगों को ध्यान में आया पुलवामा के बाद, क्योंकि बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक की, जिसका कि सतीश जी कह रहे कोई सबूत नहीं, इटालियन करस्पॉन्डेंट का जो बड़ी मशहूर पत्रकार है उसका अभी भी पाकिस्तान की फौज वहां लोगों को नहीं जाने दे रही है। तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अभी भी वहां की पुलिस भी वहां नहीं जा सकती है। तो आप कहां से ढूंढ के लाएंगे? आखिर कहीं तो कोई पत्रकार को जाने दे। और जिन पत्रकारों को वहां ले जाया गया उनको कंडक्टेड टूर पर ले जाए। वैसे तो हमने भी तो वो जगह नहीं देखी जहां पाकिस्तान ने बम गिराया। कोई भी अपना पिटा हुआ हिस्सा कैसे दिखाएगा? उस इटालियन पत्रकार ने 170 आतंकवादियों के फोटो दिखाया है। बालाकोट में जो सैयद अहमद एकेडमी थी उसका फोटो दिखाया है कि ये आज भी वहीं पर है, यहाँ उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे तो फोटो व्हाट्सएप पर बहुत मौजूद है, बहुत शेयर हो रहे हैं। नुकसान नहीं हुआ तो लोग मरे इसका लेकिन एक सवाल तो अगला सवाल कॉमन सेंस वाली बात होती है। अगर कहीं जाने के लिए आपको 1.5-2 महीने रोका जाए तो संशय और सवाल तो उठेंगे ना। एक कॉमन सेंस की बात करते हैं हम। अगर आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अगर वहाँ कोई बम नहीं गिरा तो अगला सवाल जो हमने आपके सामने रखा था। एक और बात है जी, कल यही छपा था कि जो विमान गए थे उनमें फोटो खींचने की भी सुविधा थी। नहीं, ये देखिए सतीश जी, हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो भी विमान इस्तेमाल किए गए थे, चाहे आप मिराज की बात करें, चाहे आप सुखोई 30 MKIs की बात करें, वो हर तरह के रिकॉनेसेंस उसके साथ साथ फोटोग्राफी में माहिर हैं। और जो फोटोग्राफी वो कर सकते हैं वो 1 स्क्वायर मीटर के रेजोल्यूशन पर काम करती है। इसलिए इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है कि अगर फोटोग्राफी करनी है तो सब कुछ होगा। वो अगर डेटा है तो सब डेटा होगा। और सेना ने ये भी कहा था, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी और सरकार चाहेगी तो हम वो डेटा दे सकते हैं कि सरकार का प्रेरोगेटिव। पेडनेकर साहब, अगला सवाल जो हमने आपके सामने रखा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए कौन बेहतर उम्मीदवार है? 4 विकल्प हैं उसमें, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी। प्रतिशत में बताएं कि नहीं। हाँ, मैंने उसमें लिखा था कि नरेंद्र मोदी को मैं जो है 60% नंबर देता। बिल्कुल, चलिए, तो नरेंद्र मोदी यहां पर आपके हिसाब से क्लियर है। अब जरा अगला सवाल ले लेते हैं जो कि सबसे दिलचस्प होगा आपके हिसाब से। चुनाव में किन मुद्दों को ज्यादा तरजीह दी गई? राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था, कृषि, जाति समीकरण, नेताओं के चेहरे, ध्रुवीकरण। उसके आधार पर ये देखिए आपके सामने है, हम अभी आपके सामने वो ग्राफिक भी दिखा रहे हैं और आप उसको देखकर भी आपका जो आकलन है वो स्पष्ट है। यहाँ पर देखिए, मैंने पहला नंबर जो है वो लोगों का व्यक्तित्व, नेताओं का चेहरा 40% आपने कहा कि वो। मुझे ऐसा लगता है इस सारे चुनाव में सिर्फ मोदी का चेहरा वही महत्वपूर्ण था, पार्टी के लिए भी और बाकी सारे देश के लिए भी। क्योंकि एक तरह से ये चुनाव केवल मोदी पर एक रेफरेंडम बन गया था
कि उनको दोबारा जो है पीएम बनाना है जी। कि नहीं बनाना या है। तो आप मोदी के साथ हैं या मोदी के साथ नहीं। अगला सवाल जो था आपके इससे पूरे अलग है ये। आपके राय तो ठीक है भाई, कोई चेहरा था ही नहीं। मैंने हाँ चेहरा इन द सेंस कि कोई ऐसा कोई डिसाइसिव चेहरा नहीं था, बहुत सारे चेहरे थे। मेरा मानना ये था कि ये चुनाव सबटेरेनियन अंडरकरंट बहुत सारी चीज़ों पे था, और उसमें जो है जिस तरह से डिवीजन किया गया सोसाइटी में, जिस तरह से पोलराइजेशन किया गया, और जो कृषि के मुद्दे थे, जो फार्मर डिस्ट्रेस था, ये सब हम चीज़ें बाहर नहीं निकाल पाए, पर ये जरूर ग्राउंड पे मौजूद थी और इस पर भी बहुत ज्यादा हद तक तो रेणु जी कह रही है कि अंडर करंट था, लेकिन क्या लहर थी? जैसे दावा सुनामी का और एक मेजर अंडर करंट अपने फेवर में होने का दावा बीजेपी कर रही है, वो सवाल भी हम पेडनेकर जी आपके पास पूछते हैं कि क्या 2019 लोकसभा चुनाव में आपको क्या मोदी लहर महसूस हुई? मुझे लगता है लहर है, पर उसका दायरा थोड़ा बदल गया है। अब जो है बंगाल में भी दिखाई दे रही है, अब उड़ीसा में भी दिखाई दे रही है, पहले ये नहीं दिखाई दे रही थी। पर एक यानी मुझे ऐसा लगता है कि हर शख्स अगर किसी भी टीवी पर देख लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, अगर उसकी बात कहीं घूमती है तो वो मोदी के। ये मोदी है या बीजेपी है? देखिए आज बंगाल में बीजेपी है या मोदी है? क्योंकि अगर ये सिर्फ मोदी है तो कल को अगर मोदी जी नहीं है तो बंगाल में बीजेपी नहीं है। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी का अपहरण कर लिया गया है, नहीं, बंगाल के संदर्भ में हम पूछ रहे हैं। ठेके पर दे दिया गया है जी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। हाँ, बहुत कड़ी टिप्पणी आया आपके। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। बिल्कुल आपकी मान्यता आपके हिसाब से सही है। कोई चेहरा नहीं था। जी की बात थोड़ी सी मैं मानती हूँ कि मोदी के अलावा बीजेपी के पास और कोई चेहरा नहीं है, तो पूरा इलेक्शन बीजेपी ने मोदी जी को सामने रख के लड़ा है। दूसरी बात जो बंगाल के बारे में है कि बंगाल के लोगों ने इस लोकसभा चुनाव में जो वोट दिया है वो केंद्र में कौन आएगा ये सोच के नहीं। ये एक दिस इज द ओनली स्टेट, ये एक अकेला एक राज्य है जिसने वोट दिया है ये सोच के कि असेंबली से, स्टेट से तृणमूल कांग्रेस मुक्त कौन कर सकता है, इसको दिमाग में रख के। तो बंगाल के साथ बाकी मत मिक्स कीजिए, क्योंकि आप वोटिंग पैटर्न जो देखेंगे वो एकदम साफ आएगा कि लोग सेंटर में कौन आएगा वो वोटर्स की जरूरत जो बीजेपी को बंगाल में कौन आएगा वो सबसे क्या बंगाल में जो बीजेपी को गेन हो रहा है वाकई में क्या बीजेपी को एट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, या फिर हमें आरएसएस को एट्रीब्यूट करना होगा? दो चीजों को हम आंकड़े से जरा सा बता दें प्लीज। भारत में हमेशा चुनाव, और आज नहीं पिछले 70 साल से 1950 में जब पहला दिसंबर में चुनाव हुआ जो कि जनवरी तक गया, वहां से ये चेहरे पे ही लड़ा जाता है। नेहरू डार्लिंग ऑफ द मासेस थे जी। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, वो रही। उसके बाद बीच में एक इमरजेंसी को लेके गैप आया, एक एंगर था। उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी आती हैं। आप देखेंगे कि सोनिया गांधी, जब 2004 में चुनाव हुआ तो वो सोनिया गांधी के चेहरे पे था। आज नरेंद्र मोदी पे लड़ा जा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है कि भारत में इंडिविजुअल जो होता है, क्योंकि राजतंत्र का वो जो अक्स है वो आज भी सोसाइटी में है। एक चीज जो कहा इन्होंने कि वो फिनिक्स टाइप का कांग्रेस खत्म हो जाती है, राख से फिर उभरती है, कांग्रेस राख में कभी नहीं रही है। 2014 में कांग्रेस को 11 करोड़ वोट मिले थे। अगर बीजेपी को पूरा नरेंद्र मोदी का क्या था, लहर थी, सुनामी था, पता नहीं क्या क्या था, उसमें मोदी जी को 17.5 करोड़ मिले थे, तो कांग्रेस को 11 करोड़ मिले थे। और पूरा इतिहास गवाह है कि पूरे बीजेपी के इतिहास में मंदिर मस्जिद गिराया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा वोट आज तक कभी नहीं मिले थे 2014 को छोड़ के। चलिए तो एक सवाल माफी चाहूंगी आपको एनके सिंह जी, रोक रही हूं। भारत में इलेक्शन जो लड़े जाते हैं वो इंडिविजुअल पे ही लड़े। तो क्या कांग्रेस के पास एक इंडिविजुअल की कमी हो गई है? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक सवाल था जो पूछा था कांग्रेस के तुरुप के इक्के को लेकर, प्रियंका गांधी, जिसे कांग्रेस हमेशा बहुत ज्यादा बैंक कर रही थी, क्या प्रियंका के आने का कांग्रेस को फायदा मिला? क्या रही सतीश जी की राय, ये भी दिखाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो है कांग्रेस को प्रियंका गांधी के आने से कोई फायदा होगा। कुछ जिसको कहते हैं वोट बढ़ जाएंगे, पर इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होगा कि कांग्रेस उससे रिवाइव हो जाएगी जी। और मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्यों रिवाइव होना चाहिए? उन्होंने क्या किया अपनी जिंदगी में जिसके लिए जो लोग प्रियंका को वोट दे दें? क्या इसलिए कि इसी से जुड़ी हुई आपकी बात की बात है, आप कह रहे हैं चेहरे पे लड़ा जाने लगा चुनाव और ये कई दशकों से चला आ रहा है, तो क्या अब कांग्रेस के पास उस क्रेडिबल चेहरे की जिसने अपनी वर्थ प्रूफ की हो एक कमी है? गांधी सरनेम है पर चेहरा नहीं है जिसने अपने आप को अच्छा तो एक बात बताइए, 2004 में जब कांग्रेस जीती थी तो सोनिया जी ने कौन सा खेत में जाके गड्ढा खोदा था? आप जरा सोचिए, हम लोग क्या क्या लॉजिकल प्रेमाइसेस बनाते हैं, करने का क्या मतलब होता है? प्रियंका आती है, स्वयं चेहरा है और लोगों को अपीज करता है और ट्रस्ट बढ़ता है।
कांग्रेस को 11 करोड़ वोट अगर 18.5% मिले थे जी। पिछले 19.3% मिले थे 2014 में, ये लोएस्ट था, वरना हमेशा बीजेपी से ऊपर रही है। नरेंद्र मोदी एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ये या तो उसके खिलाफ लड़ा गया, उस चेहरे के, या उसके फेवर में लड़ा गया। दरअसल ये चुनाव वो खुद अपने आप से लड़ रहे थे, वो अपने लिए भी लड़ रहे थे और अपने विपक्ष में भी लड़ रहे थे। काम किया है जी, जिसमें गुजरात का मुख्यमंत्री पद भी है और यहाँ का जो, तो उसके बल पर दिया है। लोग केवल कितने सारे मुख्यमंत्री हैं, लोग उनका नाम भी नहीं जानते, कोई उनको दूसरे वोट कहीं दूसरे प्रांत में देगा नहीं। सतीश जी, दिस इज ये भी कह सकते हैं दिस इज द आर्ट ऑफ सेलिंग। आपके सामने लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं अब की बार किसकी सरकार, जिसके तहत आज हम पत्रकारों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी राय क्या है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, जरा राजेश बादल जी की एक छोटी व्याख्या आपके सामने, और फिर राजेश बादल जी बताएंगे कि आखिरकार एनडीए और यूपीए को कितनी सीटें मिल सकती हैं। राजेश बादल करीब 40 सालों से टीवी पत्रकारिता का वो चेहरा है जो आज के पत्रकारों के लिए मानक तय करते आए हैं। 1988 में जयपुर दूरदर्शन से इन्होंने शुरुआत की। राजेश मित्तल भारत में टीवी पत्रकारिता की पहली पीढ़ी के पत्रकारों में से एक है। मीडिया के सभी रूप यानी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब में इन्होंने सघन काम किया है। देश के अलग अलग पत्रिकाओं में 5000 से ज्यादा इनके लेख प्रकाशित हुए हैं। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में लंबे वक्त तक इन्होंने सेवा दी। आज तक के पूर्व एडिटर रहे। 10 नए न्यूज चैनलों की शुरुआत में इनका योगदान रहा। साथ ही राज्यसभा टीवी की शुरुआत में भी बहुत बड़ा योगदान था। राजेश बादल जी, तो कितने नंबर्स दिए जाएं, पास फेल? देखिए, एनडीए के लिए मेरी नज़र में पूर्ण बहुमत तो नहीं आ रहा है, बहुत सीमा रेखा तक जा रहा है। मैंने 265 पर आंकड़ा मेरा रुक रहा है। मैं ये बता दूं कि 8 से 10 राज्यों में गया, यानी बहुमत के पास ही है, 265 लेकिन मैं थोड़ा सा कंजूसी इसमें बरत रहा हूँ जी। तो 265 का अंक है और एग्जिट पोल में इसमें 5-7% तो दाएं बायां होता ही है जी। यूपीए को मैं थोड़ा सा चौंकाने वाली संख्या इसलिए दे रहा हूँ कि 175 का आंकड़ा मेरे पास है संपूर्ण यूपीए को, और जो अदर्स हैं वो 103, 104, 105 के आसपास। ये चौंकाने वाला है जी, यूपीए का जी। नहीं, खास करके अदर्स वाला, क्योंकि अदर्स में दरअसल महागठबंधन और बाकी सीट पार्टियों को अगर आप जोड़ रहे हैं और 100 के आसपास है, तो ये जरा चौंकाने वाला है। लेकिन जरा यूपीए का मतलब समझाइए, और उसके साथ साथ देखिए 265 क्यों एनडीए को, और उसमें बीजेपी खुद कितनी? कांग्रेस का जो है मेरी नजर में 120 के आसपास कांग्रेस है। अब अगर आप देख लें तो जो सारे एग्जिट पोल भी और जो मैंने जो देखा है, तो करीब 30 सीटें, 29-30 सीटें डीएमके, तो 150 तो ये हो गया जी। 15 सीटें, 14-15 आसपास एनसीपी ले रही है जी, तो 165 है। बाकी 28 राज्यों में है आरजेडी और बाकी तमाम पार्टियों को आप जोड़कर इस तरह से वो 175 के आसपास आप करें। आपका कंजर्वेटिव फिगर यूपीए को लेकर 175 है जी, लेकिन एनडीए को लेकर 265 पर कैसे टिक गया आप? जब देना ही था तो ग्रेस मार्क देकर 272 कर देते। मैंने बहुत कोशिश की अजय जी, बहुत कोशिश की, लेकिन वो 265 के ऊपर आजकल तो सीबीएसई में भी 5% ग्रेस मार्क मिल जाता है। नहीं तो मैं 5% तो एग्जिट पोल को मैं मान रहा हूँ ना। अच्छा, आपने बोल दिया है कि प्लस माइनस एग्जिट पोल में तो वैसे भी 5% की लेकिन आपको बता दूं कि जो आपका आंकड़ा है वो बहुत कम एग्जिट पोल से मिलता है, क्योंकि सभी एग्जिट पोल एनडीए को पूर्ण बहुमत दिला रहे हैं। हाँ, तो 5% इससे भी कम हो सकते हैं और 5% इससे भी अधिक हो सकते हैं। तो बीजेपी के इसमें कितने, अगर हम मान लें कि 265 पे ही आके टिकता है एनडीए, तो बीजेपी खुद अपने दम पर क्या 200 के पार पहुंच जाएगी? बीजेपी का जो आंकड़ा है वो करीब 200 के आसपास, 200 के आसपास, 190, 195, 200 से थोड़ा सा अंदर ही रहेगा। रामचंद्रन जी, ऊपर नहीं रहेगा। आपका 300-310 के आसपास का एनडीए का आंकड़ा रहा, बीजेपी का आंकड़ा आपके हिसाब से कितना था उसमें? 240-250 के बीच में? हाँ, और ये 200 के आसपास या 200 के नीचे की बात कर रहे हैं? हो सकता है, संभावना ऐसी है? नहीं, बादल जी, तो पर सरकार आपके हिसाब से क्या लगता है, ये संभावना हो सकती है क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि बड़ा डायनेमिक शिफ्ट है ये। 200 के आसपास भारतीय जनता पार्टी, बाकी जो 65 सीटें हैं एलाइज की हैं जी, अदर्स की जी। पर रामचंद्र जी 40 सीटें जो हैं वो फालतू दे रहे हैं। हाँ, आपके रामचंद्र जी ने, मेरा ख्याल है अगर मुझे ठीक याद है तो 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 240-250 के आसपास आपका आकलन। तो मैं समझना चाह रहा हूं कि आपको कैसे लग रहा है कि वो 40-50 सीटें जो बादल जी नहीं दे पा रहे हैं, आपके हिसाब से वो कहां भारतीय जनता पार्टी को निकल रही? क्या यूपी में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, बंगाल में बेहतर प्रदर्शन होगा, केरल को लेकर आपको लग रहा है, महाराष्ट्र को लेकर लग रहा है?
अजय जी, अगर एग्जिट पोल आप देखेंगे तो कई लोग तो उनको 40-46 सीट तक दे चुके हैं यूपी में बीजेपी को जी। कुछ हिंदी बेल्ट के स्टेट्स में उन्होंने बीजेपी को ज्यादा सीटें दी है, मध्य प्रदेश में ज्यादा दिया है, राजस्थान में ज्यादा दिया है जी, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने ज्यादा दिया है, अच्छी सीटें दी। तो अगर उनके फिगर्स आप सब काउंट करोगे तो बीजेपी अपने आप में 300 से ऊपर चला जाता है। नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी भी कांग्रेस से अधिक नंबर पा रही है, लेकिन नुकसान अपने बेस्ट परफॉर्मेंस से तो नुकसान हो रहा है ना। नुकसान जो उसको हो रहा है वो किन्हीं दूसरे उन स्थानों पे हो रहा है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस तो शून्य थी पिछले चुनाव में जी, गुजरात वो कांग्रेस का गेन है वहां पर, और भी कुछ राज्य हैं जहां पर कांग्रेस, गुजरात में शून्य थी, वहां गेन है जी, मध्य प्रदेश में 2 सीटें थी, आपके हिसाब से वहां गेन है 8 या 9 पर कांग्रेस आ रही है, 8 और 9 कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितना नुकसान आपकी नजर में महागठबंधन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में करीब 40 सीटों का नुकसान, 40 सीटों का, बिल्कुल। लगभग न्यूज नेशन का आंकड़ा भी यही है कि शायद वहां पर तकरीबन 30 सीटों का नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये आंकड़े की बात है। आइए दूसरा सवाल सामने रखते हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए आप किसे पसंद करते हैं? आपके हिसाब से कौन सबसे बड़ा चेहरा है? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी? देखिए, सबसे बड़ा चेहरा 5 वर्षों के प्रधानमंत्री के रूप में एक सरकार के मुखिया के तौर पर जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करने का अवसर भारत का लोकतंत्र देता है, उसमें स्वाभाविक ही 5 से 10% नंबर प्रधानमंत्री को मिल जाते हैं जी। इसमें दल और व्यक्ति विशेष का कोई योगदान नहीं होता। तो 40% में नरेंद्र मोदी जी को दे रहा हूं, 30% में राहुल गांधी को दे रहा हूं, मायावती 10 और ममता बनर्जी 20। ममता बनर्जी 20। देखिए, ममता बनर्जी के बारे में जो एक सकारात्मक बिंदु उभर के आया है जी, पूरब के राज्यों से खास तौर पे, कि एक उन्होंने पूरे 5 वर्षों का कार्यकाल देखें अगर आप, या उनका पूरा कार्यकाल देखें, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जिस तरह से मजबूती के साथ वो अपने लिए खड़ी रही है, मैं अभी बहुत सारे कारक हैं जिसमें तर्क और वितर्क हो सकते हैं, लेकिन उस तरह से मजबूती कई मामलों में, माफ कीजिए, कांग्रेस ने भी नहीं दिखाई है। चित्रलता जी, क्या आप इससे सहमत हो सकती हैं? नहीं, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट और उसके साथ साथ डिस्डेन जो चेहरे पर है, राहुल और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, राजेश जी ने तो नेक टू नेक ही उनको नंबर दे दिए, एक को 35, एक को 40। देखिए, अपनी बात तो मैं बाद में बताऊंगी कि नहीं, अभी हम सिर्फ इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये कॉलम मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं एक चीज, पहली बात तो ये है कि अगर ये वेव है बीजेपी जी, तो मोदी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है, तो इसीलिए उसमें टिप्पणी कितना % ना % कोई मैटर नहीं करता है, वही बनेंगे। दूसरी बात, अगर तो बीजेपी नहीं आ रही है, नहीं है वेव, और ये एक कोलिशन गवर्नमेंट या कांग्रेस की इतनी खुद की नंबर्स नहीं होंगे कि वहां से कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो, मिली जुली सरकार में कौन प्राइम मिनिस्टर होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और हमने पास्ट में देखा है कि डार्क हॉर्सेस लाइक देवेगौड़ा जी, ममता बनर्जी को लेकर आपकी क्या राय है? ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने में कितनी सफल हो सकती हैं? और 20% कह रही है कि ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से चांसेस हैं 15%। देखिए, ममता 10% मायावती, 20% ममता है। देखिए, ममता बनर्जी कोई पैन इंडिया फिनोमिना नहीं, उनकी पार्टी एक रीजनल पार्टी है, एक ही स्टेट में सीमित है। हाँ, उनकी छवि जरूर ऐसी है कि शी इज अ फाइटर, शी कैन टेक ऑन बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी, पर जब प्राइम मिनिस्टर की बात होती है, जब अपने दम पे आप सरकार नहीं बना पाते, so I think it's less than 5%। ऐसा लगता है कि इसी चीज को एक टिप्पणी अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं कि दलित कार्ड अगर हंग असेंबली आती है, दलित कार्ड कहते हुए क्या मायावती कैसा नाम है? बिल्कुल, आपने एकदम ना नहीं कह सकता, बिल्कुल, चाहे भी तो भी आपने एकदम सही पकड़ा। दलित कार्ड, दलित मायावती जी इज अ पैन इंडिया फिनोमिना बिकॉज ऑफ दलित कार्ड। आप इसीलिए मायावती जी का ममता जी से बहुत ज्यादा % है, उनका एक्सेप्टेंस ज्यादा है। तो मायावती रीजनल पार्टी की होते हुए भी उनका एक पैन इंडिया प्रेजेंस है, वेयर एज फाइटर ममता बनर्जी, शी इज अ फाइटर बट शी डजंट हैव दैट। सिंह साहब, एक छोटा कमेंट आपका और उसका। मेरे को लगता है कि मायावती को लेके अगर ये थर्ड फ्रंट की सरकार बनी और कांग्रेस की भी उसमें भूमिका रही, तो शायद कांग्रेस प्रेफर नहीं करेगी, क्योंकि अलायंस में जो महागठबंधन बन रहा था तो मायावती ने ही कांग्रेस को आने से रोका था, और वो ही रोड़े अटका रही है। प्रियंका गांधी तो बोल रही थी कि हम तो मदद कर रहे हैं, हमने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो कि मदद करेगी गठबंधन की, इसमें मायावती का विरोध करने की जरूरत पड़ती है क्या? कुछ नहीं कह रहे हैं, राहुल भी बहुत बच रहे हैं मायावती को लेकर,
कोई हाँ, निशाना वो साधने देखिए से। वो तो पॉलिटिक्स है और वो कहना भी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, पर क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ तो बाद में जो स्ट्रेटजी बनी कि भाई बीजेपी को हराना है, उसके लिए हमें कौन कौन से कैंडिडेट लाने पड़ेंगे, वो काम कांग्रेस ने किया। पहली प्रायोरिटी थी बीजेपी को हराना, दूसरी प्रायोरिटी थी मायावती को देखना। तो ये जो मायावती का इशू है ये शायद एक बहुत आसानी से रिजॉल्व हो नहीं पाएगा इस गठबंधन। इससे पहले क्या बात और भी है जी, पैन इंडिया प्रेजेंस की जो बात आप करते हैं मायावती के संदर्भ में, उनके वोट बैंक के संदर्भ में, आप एक खास किस्म की कंसिस्टेंसी भी देखी जाती है। मायावती, आप ये हो सकते हैं कह सकते हैं कि बंगाल का चरित्र है कि ममता को 10 किसी को भी आजमाता है तो 10-20 साल तो आजमाता है। तो 10 साल मायावती ममता बनर्जी को हो गए हैं, अभी भी ठीक ठाक सी उपस्थिति है। पिछले चुनाव में मायावती उत्तर प्रदेश जैसे महाराष्ट्र से कई देशों के बराबर जिसकी आबादी है, शून्य पर आ जाती हैं। ये आपको जब आप उनका एक आकलन करेंगे तो ये इसको आप भुला नहीं सकते हैं। सिंह साहब एक छोटी टिप्पणी यहाँ पर, फिर मुझे आगे बढ़ना है जी। इसको क्लियर कर दूं, 19% मैं इसको क्लियर कर दूं जी। 2014 में मायावती को 2.25 करोड़ वोट मिले थे और एक भी सीट नहीं आई जी, और जयललिता को 1,90,00,000 मिले थे और 39 सीटें आई। तो ये प्रॉब्लम आप हम शायद समझ नहीं रहे हैं कि पॉपुलैरिटी और सीट में कन्वर्जन, इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। मायावती आज भी अगर पूरे कंट्री में लड़ जाए तो एक 18% वोट तो सॉलिड मिलेगा ही मिलेगा। और यही वजह है कि भारत में जो 4 राष्ट्रीय पार्टी है जी, उसमें तीसरे नंबर पे मायावती है, सीपीएम नहीं है। 4.5% कंट्री में उनका वोट रहा है। कांग्रेस का 19.3% रहा है और बीजेपी का 31.3% रहा है। तो इसलिए मायावती को राइट ऑफ करना इतना आसान नहीं है। लेकिन देखिए हमारी बाल साहब, लेकिन जरा अगला सवाल, क्योंकि वक्त कम है वरना हम इसी पे बहस करते रह जाएंगे। अगला सवाल ले लेते हैं, चुनाव में किन मुद्दों को कितनी तरजीह? राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था, कृषि, जाति समीकरण, नेताओं के चेहरे और ध्रुवीकरण? आइए आपका जवाब देखते हैं। देखिए जो मैंने पाया जी, ना चाहते हुए भी मुझे राष्ट्रवाद के मुद्दे को 25% जगह देनी पड़ी, 25% अंक देने पड़े हैं। नेताओं के चेहरे को 35% जगह मिली है, क्योंकि नेताओं के चेहरे क्या, 2 ही तो चेहरे थे, राहुल गांधी थे या नरेंद्र मोदी थे जी। तो चेहरा सबसे ऊपर था। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि मैं उत्तर प्रदेश के एक शहर में गया और जहां पर दोनों ही प्रत्याशियों, जो बड़े गठबंधन का प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, लोग दोनों से ही नाराज थे। मैंने पूछा कि भाई कौन? बोले प्रत्याशी तो दोनों ही खराब हैं, लेकिन क्या करें, देना तो मोदी को। तो यानी ये चेहरों की लड़ाई है, ये चेहरों जी। और बाकी आप हम देखते हैं, ये मुझे तकलीफ हुई इस बात को देख के कि जो आपने अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए की है, केवल 2 और 3% मुझे इसका बिल्कुल लगा कि कहीं लोगों के जहन में ये चीज है जी। ध्रुवीकरण को अलबत्ता 25% मैंने चलिए, राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण, ये 2 अहम मुद्दे बन के उभरे हैं। 3 जो मुद्दे हैं ये बन के उभरे हैं। अफसोस ना उभरते तो अच्छा था। चलिए, लेकिन राजनीति शायद इसी तरह के भावनात्मक मुद्दों पर ज्यादा लड़ी जाती है। क्या 2019 लोकसभा चुनाव में राजेश बादल जी आपको मोदी लहर महसूस हुई? ठीक वो लहर तो नहीं थी जो 2014 में थी, इसको तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं। लेकिन जैसे मैंने अभी उत्तर प्रदेश का आपको एक उदाहरण दिया, ऐसा कुछ और राज्यों में भी मैंने पाया कि लहर नहीं, लहर तो ऊपर से भी नजर आती है, लेकिन कई बार फ्लो जो होता है पानी का, नदी के नीचे जो बहने वाला होता है, वो नजर नहीं आता। तो कुछ ना कुछ लोगों के दिमागों में तो इस बार सरस्वती नदी बह रही है। कुछ एक खामोश एक साइलेंट वेव थी और वो मोदी के पक्ष में थी। चलिए, तो अगला सवाल ले लेते हैं, क्या प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को फायदा हुआ? यकीनन कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ है। देखिए, अभी बात हो रही थी कि कांग्रेस ने देर से उतारा, लेकिन क्या कांग्रेस ये नहीं जानती थी कि प्रियंका के आने से कोई 40 सीटें उसको नहीं मिल जाने वाली हैं जी। जो 25 वर्षों से कांग्रेस का संगठन बिहार में, उत्तर प्रदेश में और भी कुछ राज्यों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बिखर गया है, छिन्न भिन्न हो गया है जी। वैसे स्थिति में कोई अचानक कोई क्रांति कर देंगे प्रियंका गांधी, या वो एक स्टार की तरह, धूमकेतु की तरह उभर के कोई बहुत अच्छा। पेडनेकर जी लेकिन नहीं मानते आपकी बात। सतीश जी आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते, क्यों सतीश जी? नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि लोग किसी काम देखते हैं या व्यक्ति को देखते हैं जी, तब वोट देते हैं।
अरे मोदी को लोग यूं ही नहीं वोट। और दूसरी भी प्रियंका अगर चाहती थोड़ा और बस क्रिएट करना, जो प्रियंका को उतारा गया उससे कांग्रेस को फायदा हुआ में तो इजाफा होगा, काडर में एक नई जान आएगी। और लेकिन उन्होंने खुद भी कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम दिखेगा। लेकिन एक चीज और, क्या आप ये बताइए कि अगर वो बनारस से लड़ जाती, मोदी जी के खिलाफ वाराणसी से लड़ जाती, तो शायद एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने काडर में भी देती कि हमें मोदी से लड़ने की हिम्मत है, और अपने वोट बैंक को भी देती। आपने ठीक कहा, अगर वो बनारस से लड़ जाती हो सकता है कि शायद पराजय ही उनके हाथ में लगती। आप जरा सोचिए, राहुल गांधी को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या ना कहा। हाँ। अगर वो चुनाव लड़ जाती और हार जाती, जिसकी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, तो क्या होता, तो फिर क्या होता? कितने वर्षों तक एक महिला के पॉलिटिकल कैरियर में आने वाले वर्षों तक तमाम तरह के सवालों का उत्तर सिंह साहब, ये सवाल बहुत बड़े पैमाने पर लोग उठा रहे थे। ब्रेक लेना है, लेकिन मैं छोटा जवाब चाहता हूं। एक लाइन में 10 सेकंड में उत्तर। कि दूसरी चीज ये है कि रायबरेली, अमेठी और पूर्वोत्तर का जो इलाका है, 28 सीटें हैं, वो सब धरी रह जाती हैं। तो जो वोट परसेंट बढ़ाने के लिए उनको भेजा गया है वो बनारस में उलझ जाती। अगर मान लीजिए कि वाकई में प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती, क्या स्थिति होती? हम सब जानते हैं कि क्या हो सकता था, लेकिन मैं आपके शब्दों से सुनना चाहता हूं। नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि लड़ती तो एक गैल्वेनाइज होता, और मोदी से लड़ने में वो जीतती रही, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन किसी एक इलेक्शन से किसी का पॉलिटिकल करियर खत्म या नहीं बनता है कि अगर हार जाती तो ध्वस्त हो जाती। क्योंकि प्रियंका इन हर ओन राइट बहुत ही स्वयं इमेज है, बहुत ही शांति, एक लगता है कि जो कमेंट करती है वो शार्प होते हैं।